नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भंडारी, आपका वकील, जनता का वकील, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, कल जनता का मुकदमा पर आपने 90,000 से ज्यादा ट्वीट करते हुए पीओजेके के इंसाफ की लड़ाई को समर्थन दिया। आपने डेली हंट पर 50 लाख से ज्यादा संख्या में देखकर और कू और ट्विटर पर समर्थन देते हुए यह बता दिया कि जनता का मुकदमा ही देश के जनता का मुकदमा है और देश का मुकदमा है। दोस्तों, आज से माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी दिल्ली दौरे पर है। वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही हैं। ममता बनर्जी जी, क्या आपने इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बंगाल हिंसा पीड़ितों को भूल लिया? मैं उनके न्याय की लड़ाई को ममता जी 160 घंटों से लड़ रहा हूं और यह 15,000 पीड़ित 2 मई से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। क्या उनको आपके बंगाल में न्याय नहीं मिलेगा ममता जी? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। ममता बनर्जी जी, आपने 21 जुलाई 2020 को कहा था कि मैं मशीन नहीं हूं, मेरे पास भी दिल है। आज वो दिल कहां है ममता बनर्जी जी, जब 15,000 बंगाल पीड़ित न्याय की मांग कर रहे हैं? मुझे लगा आज जब ममता बनर्जी जी आपने दिल्ली में जांच की मांग करी, आपका दिल धड़कने लगा पीड़ितों के लिए, पर मैं गलत था। दोस्तों, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। ममता बनर्जी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इन हिंसा पीड़ितों को जवाब देने के लिए आप मेरे शो में आए और इन हिंसा पीड़ितों के सवालों का जवाब दें। आज आप विपक्ष की बहुत बड़ी नेता है, पर नेता का यह भी दायित्व होता है ममता बनर्जी जी कि वो अपने से बैर रखने वाले वोटर्स को भी न्याय दिलाए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी जी, और इसी संदर्भ में मेरी दलील जो आपको सुनना चाहिए वो ये रही। मेरी पहली दलील, बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से टीएमसी के इनकार करने से क्या भयावह तस्वीर बदल जाएगी। दूसरी मेरी दलील, चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या और बलात्कार के आरोपियों पर ममता बनर्जी जी निष्पक्ष जांच को कब होने देंगी। मेरी तीसरी दलील, ममता बनर्जी के पीछे खड़े विपक्षी दलों को बंगाल हिंसा में टीएमसी पर और बंगाल हिंसा पर स्टैंड क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों है वो मौन। और मेरी चौथी दलील, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले देश भर में निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की मांग तेज हो रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी जी, मैं आपके लिए वापस से बंगाल की मां की पीड़ा दिखाना चाहता हूं। यह भी आपकी वोटर है, यह भी बंगाल में रहती है, और इन जैसे 15,000 नागरिकों के लिए हिंदुस्तान का हर बच्चा न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। मैं उनके साथ ये न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें कि कोने कोने से कैसे आवाज निकल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भंडारी। बंगाल पीड़ितों के न्याय की लड़ाई, बंगाल हिंसा से पीड़ित 15,000 नागरिकों के इंसाफ का मुकदमा लड़ूंगा। मुहिम बंगाल पीड़ितों पर हुई हिंसा और दर्दनाक साजिश के खिलाफ। দিয়ে পুলিশের সামনে দিয়ে আসামিরা চলে গেল, পুলিশ ধরলো না কেন? কি করেছিল অভিজিৎ, কি করেছিল? मुहिम जो बंगाल हिंसा पीड़ितों के साजिशकर्ताओं को दंड देने की गुहार लगाती है। उसने बोला हमको हिंदू लड़की चाहिए। मुहिम जो नेताओं से सच्चे सवाल, चुभने वाले सवाल पूछती है। मुहिम जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए मजबूर किया। उनका जवाब आश्चर्यचकित करने वाला था। Nothing happened in post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. मुख्यमंत्री ममता जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं।
देश की जनता कहती है मुख्यमंत्री जी सब कुछ हुआ। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये जनता की मुहिम है, आपकी मुहिम, आपका मुकदमा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में बड़ी जीत ने उन्हें विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पेश करने का मौका दिया है। पर जब बंगाल के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, माताएं हिंसा में मारे गए उनके बच्चों के अपराधियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, हम कैसे चुप रह सकते हैं? ये जनता का मुकदमा है और जनता अपने सवाल पूछेगी, क्योंकि जनहित ही देश हित है। मेरे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी जुड़ रहे हैं। दिलीप घोष जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल दिलीप घोष जी आपसे यह है कि दिलीप घोष जी, दीदी अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखती है, पर 15,000 से ज्यादा बंगाल हिंसा के पीड़ितों के न्याय का क्या आप लोग अब भी बंगाल हिंसा के पीड़ितों के न्याय को उसी तीव्रता के साथ लड़ेंगे? क्या आप भूल चुके हैं उस न्याय को? पिछले कई महीनों से बड़ी टेंशन में थी, चुनाव थी, उसके बाद राजनीतिक हिंसा इतना जोर शोर से चल रहा है, लोग अभी भी बेघर हैं, अभी भी खून खराबा हो रहा है। तो वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा घोटाला, कालाबाजारी हो रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, नौकरी के लिए रोज प्रदर्शन चल रहा है और लाठीचार्ज हो रहा है। इससे थोड़ी सी रिलैक्स करने के लिए दिल्ली आए हैं और भी एक दो नहीं 40 लोगों को लेके आए, पूरा बंगाल भवन को बुक करके रखे हैं। तो मुझे लगता है एक पॉलिटिकल टूरिज्म है और बंगाल की राज्य की जो आर्थिक हालत खस्ता है उससे भी निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री के पास आए हैं मिलने के लिए, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, क्योंकि इतना चरम पर भ्रष्टाचार वहां है, हर चीज लूट जाता है वहां, सरकारी योजनाओं के कोई भी सुविधा आपको बिना कटवानी को मिलता नहीं है, इसीलिए लोग तरस रहे हैं वहां। लेकिन ममता बनर्जी के पास चारा नहीं है, केवल राजनीति है। पर दिलीप घोष जी, इस समय देश में संसद चल रही है और कई लोग का यह भी कहना है कि जितनी प्रखरता के साथ आपको बंगाल हिंसा के पीड़ितों की आवाज उठानी थी, आप लोग नहीं उठा रहे हैं। क्या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में बंगाल हिंसा के पीड़ितों की आवाज उठाएंगे? पार्लियामेंट चल कहां रही है? पार्लियामेंट चल नहीं रही है और चलने नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी के लोग इसीलिए बहुत ज्यादा आक्रामक और इस प्रकार सीन क्रिएट कर रहे हैं कि ये विषय ना उठे। पार्लियामेंट चलेगा, हमने नोटिस देकर रखा है, जरूर इसके लिए चर्चा हो और उसके लिए हम भी उठाएंगे, लेकिन चलने नहीं दिया जा रहा है कि वो चाह नहीं रहे कि पार्लियामेंट चले और देश की जो जरूरी विषय है वो इसमें चर्चा हो, बिल पास हो, सरकार का विकास का काम जो है वो ना बढ़े आगे, क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं है, राजनीति करना है। पर आपको क्या लगता है, बंगाल हिंसा के पीड़ितों को बंगाल की पुलिस के द्वारा न्याय मिल सकता है? क्या उनकी जांच उनको न्याय पहुंचा सकती है या सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा की गई जांच ही बंगाल हिंसा पीड़ितों को न्याय दे सकती है? पुलिस अगर इंक्वायरी कर लेती, हमारी एफआईआर ले लेती, तो हमको ना कोर्ट जाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ना तो 5-5, 6-6 कमीशन को जाना पड़ता, ना तो एनएचआरसी की टीम जाना पड़ता। कुछ नहीं किया, एफआईआर तक नहीं लेते हैं। जो जिनका ऊपर बलात्कार हुआ है वो छुपे हुए हैं, वो एफआईआर करने को तैयार नहीं है, बोलते मान गया, जान भी जाएगा। जिनकी परिवार के लोगों की हत्या हो गई है वो बोलते एक तो मरा, बाकी 3 जिंदा है, उनको भी मार देंगे। ये स्थिति है। और पुलिस ने, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया एनएचआरसी की टीम के सामने, अब उनके ऊपर उल्टा मुकदमा लगा रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रही है, क्यों आपने स्टेटमेंट दे दिया, ये हालत है। तो इसीलिए हमको मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश से ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम गई है और अलग अलग केस, लगभग 12,000 हिंसक घटनाओं की हमारे पास आई है नोटिस, और ये सारे हम अदालत को या तो अलग अलग कमीशन को भेजा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बाल अधिकार, महिला अधिकार जो कमीशन है सबको भेजा, ह्यूमन राइट कमीशन को भी। उसके आधार पर कोर्ट ने कार्रवाई की है और वो कोर्ट का जो कार्रवाई है और टीम, उसको भी अमान्य कर दिया ममता बनर्जी ने कि ये नहीं मानते हैं हम। तो जो कोर्ट नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, तो कैसे सरकार चलेगा? वो देश है कि देश के बाहर का राज्य है? नहीं, पर दिलीप घोष जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय आपके पास है, केंद्र सरकार आपकी है। 2 मई के बाद जिस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए था हिंसक घटनाओं के ऊपर, उस तरीके से आप रिएक्ट नहीं कर पाए और आप सिर्फ कोर्ट भरोसे है। तो क्या आपने अपने दायित्व को नहीं निभाया? सरकार हो जो सुनेगा, कोई कानून व्यवस्था हो, कोई लोकतंत्र हो। अब देखिए 120 करीब कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव 2 साल से लंबित है।
आप बोलिए लोगों की अधिकार नहीं है कि अपना प्रतिनिधि को चुने? लोगों का राजनीतिक अधिकार नहीं है क्या? और उनसे विकास हो, लोगों का सुनवाई, लोगों की जो सुविधा है मिनिमम वो भी देने के लिए उनके पास प्रतिनिधि नहीं है, चुनाव नहीं होता है। और आप जानते हैं पंचायत चुनाव 2018 में हुआ था, 34% सीट में नॉमिनेशन करने नहीं दिया है, जबरदस्ती मारपीट के भगा दिया विरोधियों को। तो इस परिस्थिति में हम कहां जाएं? इसलिए मजबूरन हमको कोर्ट में आना पड़ा, मानवाधिकार कमीशन में जाना पड़ता है। एक प्रकार सरकार के खिलाफ ही एक कंप्लेन है। पर दिलीप घोष जी, आप बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और आज जो बंगाल हिंसा के पीड़ित हैं, जो हमारे साथ कई बार लाइव भी जुड़ चुके हैं, हम उनके न्याय की मुहिम को लड़ रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कब तक रुकेंगे, क्या उनको न्याय मिलेगा? दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, क्या कहते हैं? क्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था? 5-6 साल से लगभग 175 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। चुनाव के बाद लगभग 50 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और इसके लिए खाली देश में, बंगाल में नहीं, हर ब्लॉक स्तर तक हमने किया है। पूरा देश में हर मंडल में हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया, लाखों जगह में। और जो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव हमने किया है, कोर्ट कचहरी कमीशन तक गया है। और उसके कारण आज सब लोग सक्रिय होकर के जा रहे हैं और हमने लड़ाई किया है, बलिदान दिया है। इसलिए बंगाल के जनता जनसंघर्ष से आज तक 70 साल के बाद हम पर भरोसा किया है। इतनी बलिदान के बाद, खून पसीना देने के बाद, तभी आज हमको 3 से 77 सीट पहुंची। केवल इतना ही नहीं है, बाकी सारे विरोधियों को सफाया करके भाजपा को ही लोगों ने जिम्मेदारी दिया और विपक्ष का जिम्मेदारी निभाने के लिए और इस हिंसाश्रयी और लोकतंत्र को हत्या करने वाला सरकार का विरोध करने के लिए। तभी आज लोकसभा और विधानसभा के बाहर हम इसका प्रतिवाद कर रहे हैं और जनता हमारी साथ है। मेरा आखिरी सवाल दिलीप घोष जी आपसे यह है कि जब ममता बनर्जी से पूछा गया बंगाल हिंसा के ऊपर, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। तो आज जब ममता बनर्जी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष की एक बहुत ही चर्चित और स्ट्रांग उम्मीदवार है, आपको क्या लगता है कि बंगाल की जनता क्या कह रही है? क्या पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर बीजेपी की ही सिर्फ वो साजिश थी? क्या बीजेपी अब उसको हल्के में लेने वाली है? और 2024 में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखकर क्या आप चिंतित हैं? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखकर आप चिंतित हैं? माफी चाहता हूं। वायलेंट नहीं हुआ तो इतनी हत्याएं जो हुई है और जो हम सारे ब्यौरा दिया है कमीशन को, कमीशन का टीम गया है ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर सारे कमीशन को, और उनके आधार पर कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इसकी जांच हो और इसकी अभियोग लिखा जाए। एफआईआर तक नहीं होता है, आज पुलिस जाके एफआईआर कर रहा है। तो ये जो हुआ है कोर्ट के सामने हुआ है, जो तथ्य हमने दिया उस आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ममता बनर्जी कोर्ट को भी नकार देते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। और जो अपने प्रदेश में हिंसा नहीं रोक सकते हैं, लोकतंत्र को और कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते, वो कैसे प्रधानमंत्री के फेस बन सकते हैं? 2019 में उन्होंने भरपूर प्रयास किया था, वो जानते थे कि मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ रही है, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने सारे पार्टी के नेताओं को कलकत्ता बुला के बड़ी रैली की थी, खाना पीना फोटो हुआ था। लेकिन हुआ क्या है, हम 2 से 18 पहुंच गए, ममता बनर्जी 34 से 22 तक आ गए। और पूरी देश में जो नेता गए थे, इनके तो कई पार्टी का एक भी लोकसभा का सदस्य लोकसभा पहुंच नहीं पाए। कई पार्टी और नेता अस्तित्व का संकट में जूझ रहे हैं, इसलिए सब मिलकर के अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी। हम बंगाल हिंसा पीड़ितों के न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी मुद्दे पर जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देख रही हो, विपक्ष के बीच खड़ा है, मेरे साथ सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हुआ बंगाल हिंसा पीड़ितों के, मेरे साथ लाइव, और मैं ये पूरी की पूरी डिबेट संविधान को सब कुछ रखे हुए करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लाइव, मेरे साथ जुड़े सुकंता मजुमदार जी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बंगाल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सौरभ सिकदार, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, ये भी बंगाल से हैं। एसके दत्ता, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ में जुड़ रही हैं टीएमसी से सुजाता मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बादल देवनाथ, टीएमसी लीडर, और राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। मैं डिबेट की शुरुआत इस वक्त करना चाहता हूं सुजाता मंडल और सुकांता मजुमदार के साथ में। सुजाता मंडल और सुकांता मजुमदार, सुजाता मंडल, मुझे सीधी सीधी बात बताइए कि आप 2024 के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट कर रही हैं, पर सवाल यह है, आप तो बंगाल से बाहर के लोगों को बाहरी कहा करती हैं। आपकी नेता ने तो बंगाल चुनाव में आउटसाइडर वर्सेस बंगाल का किया, तो फिर कैसे चलेगा? आप तो 2 आइडेंटिटीज की बात कर रहे हो। बंगाल हिंसा पीड़ितों पे न्याय पे मौन कब तक रहेंगे? सुजाता जी। देखिए, अगर आप बोलने के लिए मुझे मेरे बीच में ना टोकोगे तो मैं कुछ अच्छा चीज बोल सकती हूँ, मतलब जो आप लोगों को जानना है। देखिए, आज पोस्ट पोल वायलेंस का आवाज कौन उठा रहा है? ना भाजपा उठा रहा है। जो जिन लोगों को
वेस्ट बंगाल के पब्लिक एकदम इलेक्शन से बाहर करके दिखा दिया कि बंगाल में भाजपा का जगह नहीं है और बाहर वाले का जगह नहीं है। बांग्ला में ममता दीदी को ही चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर, और इनका पश्चिम बंगाल का जनता ने वो बन के ही दिखाया। और आप एक देखो, काल युवा मोर्चा का जो प्रोग्राम था, उस युवा मोर्चा का प्रोग्राम में ऐसे हाथाहाथी हाथ सफाई हुआ और ऐसे गंदगी, ऐसे चित्कार, ऐसे चिल्ला चिल्ली, ऐसे गंदगी हुआ कि युवा मोर्चा नेता मर गया। और ये मिस्टीरियस एक यंग एज का लड़का मीटिंग में गया और मर गया। आप सोचिए। सुजाता जी, सबसे बड़ी बात। और आप सुजाता देखिए, जी, मैं ममता सुकांता जी मजूमदार के प्राइम पास मिनिस्टर आऊंगा। बनने का सुजाता पूरा जी, तैयारी मुझे नहीं करेगा। फर्क पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाए कि नहीं उठाए, क्योंकि मेरे लिए 15,000 बंगाल के जो पीड़ित हैं वो मेरे लिए यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपने एक बात सही करी, पर एक बात जो आपने सही नहीं करी कि जब आप बंगाल के बाहर के लोगों को बाहरी कर रहे हैं, अरे तो बंगाल के नागरिकों के न्याय की तो बात करिए। मैं पूछना चाहता हूँ सुकांता जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्यों नहीं उठा रहे मुद्दे को? क्यों शांत है बीजेपी? क्या बीजेपी के लिए सिर्फ वो चुनावी मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था? हो जाए दोनों के बीच में बहस। बीजेपी वॉकआउट हो गया पश्चिम सुकांता जी, बंगाल वर्सेस से। सुजाता जी। देखना। देखिए, मैं पहले सुजाता दी की बात से ही मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। सुजाता दी ने जैसे बताया कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन अगर किसी पार्टी चुनाव जब होता है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, लेकिन जीतने का मतलब ये नहीं है डेमोक्रेसी में कि आप अपने विरोधियों को मारे, उसके समर्थक, उनके वोटर का खून कर दे, उनके महिलाओं का रेप कर दे। एक कतई लोकतंत्र में जायज नहीं है। और दूसरा जो बोले कि बाहर वाले लोगों को हराया, अगर बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में बाहर वाले हैं तो 22 वर्ष ममता बनर्जी, सुजाता दी, हर कोई दिल्ली में बाहर वाले हैं, मध्य प्रदेश में बाहर वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बाहर वाले हैं, ये डर हम लोग को बाहर वाले अच्छा हैं। लगा। तो चिंता मत कीजिए, अगर ये बीच में बाहरी वाला पैसा चल रहा है, तो आप ये दो सोचिए। साल के बाद मैं में सुजाता दी से केंद्र इतना में भी रिक्वेस्ट भाजपा करता नहीं हूँ, रहेगा। सुजाता दी से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि बंगाल के कितने सारे माइग्रेंट लेबर जो बाहर के स्टेटों में काम करते हैं, अगर वहाँ के लोग उनको सबको भगा दे तो बंगाल में वो क्या नौकरी दे सकते हैं? हिम्मत है ममता बनर्जी की सरकार में इतना जॉब क्रिएशन करना? 8 सीट के लिए 6 सीट के अगर लिए आप लोग- सुकांता जी, ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, ये लोगों के जीने के अधिकार की बात है। माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये जॉब की बात नहीं है, ये उस माँ की बात है जिसने अपने बच्चे को खोया। ये उस माँ की बात है जिसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने रेप हुआ। इसका जिक्र, इसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट भी ले चुका है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि बीजेपी टीएमसी, मेरे लिए 15,000 बंगाल के पीड़ित हैं और उनको जीने का अधिकार है, भले वो किसी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में, और एसके दत्ता और राहुल लाल पाएंगे। मुझे बताइए, अगर ममता बनर्जी जी 2024 में प्रधानमंत्री पद के रूप में अपने आप को देखती, उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी जो स्वाभाविक है, पर 18 सितंबर 2017 को ममता बनर्जी जी कहती है कि रोहिंग्या जो है उनको हटाना, बाहर नहीं करना चाहिए देश के। वही म्यांमार के अंदर रोहिंग्यास को बाहर किया जाता है, उनको एज टेररिस्ट कहा जाता है। तो जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इस तरीके का स्टैंड होगा तो कैसे चलेगा? एसके दत्ता वर्सेस राहुल लाल। सबसे पहला चीज कि उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई खतरे वाली बात नहीं कही है। रोहिंग्या को रखो, नहीं, रोहिंग्या को रखो। रोहिंग्या देखिए, एसके दत्ता, रोहिंग्या को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस अभी आया है, रोहिंग्या को लेकर एसके दत्ता, वोटर आई कार्ड लो, टीएमसी पे रोहिंग्या डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का नहीं चलेगा। आप जब बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड लेकर ये चल तो रहे हैं, हकीकत है, ये सच्चाई है। बांग्लादेश में आप अरे वहाँ उनके एरा पास तो अधिकार की बोई चिंता लागो कीजिए। तो वहाँ एरा के तो पास अधिकार की बाहरी चिंता कीजिए। दीदी दिल्ली और क्यों देश आए के हो भीतर फिर? उनको आतंकवादी अगर ये कहिए। लोग बाहरी है, दत्ता हम लोग जी, अगर बाहरी है, भारत सरकार हम लोग ने- अगर बोई दत्ता लागो जी, तो भारत है, सरकार ने तो उनके लिए दिल्ली वहाँ पे किस लिए आए हो अलग-अलग कई दीदी? सारे स्कीम परिक्रमा चलाए हैं, करने जहाँ पर रोहिंग्या 2024 रह रहे हैं। का और किस अगर वजह से रोहिंग्या आए यहाँ हो पर प्रवेश कर दिल्ली? रहे हैं, ये तो फिर जरा आपकी खुलासा कर पिछले दो। 7 साल में बीजेपी की सरकार ने मनुष्यों क्या किया? मोड़नी, बीजेपी की सरकार की एक कोई भी उपलब्धि आदमी बताइए। घायल नहीं इसलिए हुआ, कुछ भी- एक भी आदमी मरा आप- नहीं आप है। तथ्यों के आधार पर आपको फटकार बताना लगा है पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट तथ्य पे से, आइए आप। थप्पड़ तथ्य पे पड़ा आइए है और कलकत्ता देखिए, हाईकोर्ट से। किसी भी रूप में कलकत्ता राष्ट्रीय सुरक्षा हाईकोर्ट का- ने कहा है अरे कलकत्ता झूठ हाईकोर्ट ने बोलते कहा- हो, कलकत्ता माफी हाईकोर्ट ने मांगो। कई चीजें कही
एफिडेविट दो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपसे भी अंतिम कई चीजों को चेतावनी खारिज किया और कई कलकत्ता चीजों को हाईकोर्ट स्वीकार ने भी किया दिया है। है। कोई कलकत्ता भी हाईकोर्ट किसी ने प्रकार कहा है के राजनीतिक हिंसा का बंगाल समर्थन कोई नहीं सरकार करता है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक हिंसा की समर्थन नहीं करता है, अगर कोई किसी भी प्रकार के राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करता है, तो मुझे बताइए सौरभ सिकदार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, मेरे मित्र बादल देवनाथ आप मेरे मित्र हैं, हम दोनों आपस में सब व्यूज पे एग्री नहीं करते, पर मैं आपको अपना मित्र मानता हूं। सौरभ सिकदार और बादल देवनाथ, आप पढ़ के आए आज अच्छी तरीके से पढ़ के आए ना, पूरा रिसर्च है? ये कैसे भाषा है ये इनका? मुझे बताइए। चलिए सुनिए, देखिए नाराज, अब आपसे मैं जो पूछूंगा सौरभ सिकदार सुनिएगा। डेरिक ओब्रायन, मेरे पास सब तथ्य रहते हैं भाई, हम पढ़ के आते हैं, हम जनता के वकील हैं। डेरिक ओब्रायन ने कहा था, उनने एक आर्टिकल में लिखा था कि बंगाल को सिर्फ बंगाली ही चला सकता है। दोस्तों ये आर्टिकल इधर है, बंगाल को सिर्फ बंगाली ही चला सकता है और बंगाल में बाहरियों की जगह नहीं है। तो फिर ममता बनर्जी जी जब उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगने जाएंगी तो क्या बाहरी रहेंगी? क्या वो बिहार के अंदर वोट मांगने जाएंगी तो बाहरी रहेंगी? क्या वो मध्य प्रदेश के अंदर वोट मांगने जाएंगी तो बाहरी रहेंगी? तो इस देश के अंदर जहां इस संविधान के हिसाब से सिर्फ भारतीय आइडेंटिटी है, आप लोग रीजनल आइडेंटिटी, एक ही सिटीजनशिप है इस देश की बादल देवनाथ, वो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप और किसी की बंगाल की कोई सिटीजनशिप नहीं है। तो आपके ऐसे स्टैंड को देश कैसे स्वीकारेगा? सौरभ सिकदार वर्सेस बादल देवनाथ। नहीं, ऐसे नहीं डिबेट नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। सौरभ सिकदार मतलब बादल देवनाथ तो क्या है? देखिए, मैंने पहले ऐसा नहीं, उसके बाद सौरभ बोलेगा। देखिए बोलिए बादल जी, सौरभ सिकदार आ रहा हूं। सौरभ सिकदार और बादल देवनाथ के बाद में नाराज होते? बादल देवनाथ ये टीएमसी बादल देवनाथ, देखिए आपको सौरभ सिकदार काउंटर करेंगे, सौरभ सिकदार को बादल देवनाथ काउंटर करेंगे। ये पार्टी मीटिंग नहीं चल रही है, डिबेट है। बोलिए बादल देवनाथ, फिर सौरभ सिकदार आएंगे। बोलिए बादल देवनाथ। थोड़ा चुप कीजिए आप। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ इंडिया न्यूज के माध्यम से, आप 15,000 करके 15,000 फीस का बात कर रहे हैं। अभी दिलीप दा ने आपके सामने खुद कहा 15,000 नहीं 12,000 कहा आपके सामने। आप खुद क्यों एंकर होकर झूठ बोल रहे हैं? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 15,000 है, जिसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट ले चुका है। समझिए मेरी बात। सपोर्ट कर रहे हो सौरभ सिकदार वर्सेस बादल देवनाथ। 12,000 को भी सपोर्ट कर रहे हो। सौरभ सिकदार वर्सेस बादल देवनाथ। देखिए, सबसे पहले तो जो डेरेक ओब्रायन ये ट्वीट किया है, ये डेरेक ओब्रायन क्या बंगाली है? अगर डेरेक ओब्रायन बंगाली है तो सारे भारत में रहने वाला लोग बंगाली है, बंगाल में रहने वाले हर भाषाभाषी बंगाली है। जो डेरेक ओब्रायन ये ट्वीट कर रहा है वो क्या बाई बार्थ बंगाली है? नहीं है ना। लेकिन हम तो उसको बंगाली बोलते। बंगाल में जो रहते हैं वही बंगाली है, और बंगाल भारत का एक हिस्सा है। भारत के रहने वाले कोई आदमी बंगाल में आ सकता है, जवाब दीजिए, काम कर सकता है। कोई बंगाल तो कोई टुकड़ा नहीं है। ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूँ। हर नेशनल चैनल पर मैं रहता हूँ, सुबह शाम मैं रहता हूँ, ऐसे कोई पूछता नहीं, ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूँ। आपका चैनल में बहुत सारे डिबेट किया, कल 2 दिन पहले मोनिश जी का भी प्रोग्राम किया, लेकिन ऐसे डिबेट नहीं होता है। आपको पहले सुनना चाहिए सर। बादल जी बोलिए, आप पूरा मौका दे रहा हूँ। बादल जी बोलिए, ये पार्टी मीटिंग नहीं है, तब मैं आपको पूरा लोकतांत्रिक मौका दे रहा हूँ। बादल देवनाथ, सौरभ सिकदार आ रहा हूँ, थोड़ा सा बौखला रहे हैं बादल देवनाथ। बोलिए बादल देवनाथ, बोलिए 20 सेकंड के लिए बोलिए। कोई नेशनल चैनल पर कोई एंकर मेरे साथ ऐसे बात नहीं करता है। बादल देवनाथ बोलिए, टची मत होइए, बोलिए। कोई नेशनल, आपका चैनल कोई भी एंकर ऐसे मेरे साथ बात नहीं करता। अच्छा बादल जी तथ्यों पे आइए, बादल जी मेरे साथ तथ्यों पे आइए। बादल जी ऐसे सवाल करना आप छोड़ दीजिए, तथ्यों पे बात सवाल करना ठीक से कीजिए, दूसरे को कीजिए, मुझे नहीं। और दिलीप को बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है बंगाल के। मेरा सवाल बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अगर आपके हिसाब से बंगाल के बाहर के लोग बाहरी हैं, तो जब आप उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर वोट मांगने जाएंगे तो क्या उनके लिए आप बाहरी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए बादल देवनाथ जी, बताइए, जवाब दीजिए। आपका ऑडियो ही ऑन है, बोलिए। बीच में मत बोलिए प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं आपको जो कह रहा हूँ, दिलीप वो 3 साल से हर दिन
मीडिया ने दिखाया, एक बोलते उन्होंने क्या कहा, इसको समता में बेचेगा, उसको मारेगा, उसको पीटेगा, कौन इस हिंसा फैला था? पहले आप सुन लीजिए, जो दिलीप घोष का बात किया उनको तो मिनिस्टर नहीं बना। क्यों मिनिस्टर नहीं बना दिलीप घोष को? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद शाह मोदी जी को झूठ कहा था। क्या झूठ कहा था? बंगाल में सत्ता में आएगा। जिनके पास आप बोल रहे, जिनके हिंसा का बात यहाँ पर सुझाव दिया है, सुझाव के इलेक्शन के दिन क्या किया था आपको पता है? 200 को ऊपर भाजपा कार्यकर्ता सुझाव देते को मार के वहां से उसके बारे में बताइए। दिलीप घोष मिनिस्टर बना नहीं बना, ये तो हमारा बात है, ये हमारे बड़े लोग तैयार करेंगे। प्लीज, मैं बोलने के बाद तैयार जाऊंगा, तुम बोलोगे। एनआईआरसी का जो रिपोर्ट आया, एनएचए की रिपोर्ट में 80% लोगों का जो नाम दिया, उसमें एक भी व्यक्ति का एक मच्छर मारने का कोई केस नहीं है उन लोगों के नाम से। आप झूठा रिपोर्ट मार और यहाँ पर बलात्कार का जो बात किया, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बंगाल के एक नाम बता दीजिए, एक इलाका जहां पर बलात्कार हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, इंडिया न्यूज में चैलेंज करता हूँ, और पूरा नेशनल सबको आज तक नहीं दिखा बलात्कार। अरे सुप्रीम कोर्ट में जाके 60 साल की मां ने बलात्कार के लिए विचार मांगा है, अब फिर भी बोल लो कहाँ बलात्कार। एसके दत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट अंधा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अंधा है, वुमेन कमीशन अंधा है, सब अंधा है। और बंगाल में मीराबाई की भजन हो रही है, काटो काटो राहुल जी रुक जाइए। और फिर जाओ। मेरे तो गिरिधारी गोपाल रोहिंग्या मेरी बात कोई बादल देवनाथ, गिरिधारी गोपाल मेरी बात सुनिए। राहुल लाल और मेरी बात, सच्चाई है। राहुल लाल और एसके दत्ता जी, राहुल लाल और एसके दत्ता जी, बादल देवनाथ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पे जब निजी हमले खत्म होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पार्टी मीटिंग नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जितना आपको दिक्कत हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच टीम के अंदर आपके जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर भी थे और आपके स्टेट लीगल अथॉरिटी के भी मेंबर थे। तो जिस तरीके से आप जब हाथरस के अंदर न्याय की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, हम देश की जनता आपसे बंगाल के अंदर आपको 2/3 बहुमत मिली है, 15,000 नागरिकों के न्याय की बात करेगी। आपको जितना मुझ पे निजी वार करना है करिए, मैं आपसे पूछते रहूंगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आता हूं आपके पास, सुकंता मजुमदार आएंगे आपके सामने डिबेट में, सुनिए आप तक से सुनिए। आप जब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं बादल देवनाथ, सुकंता मजुमदार आ रहा हूं आपके पास, पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर बादल देवनाथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर तुरंत लेते हो, फिर वापस आ रहे हैं। मुकदमा दोस्तों मैं सवाल पूछता रहूंगा क्योंकि ये न्याय की बात है, राइट टू लाइफ की बात है। सुकंता मजुमदार और बादल देवनाथ डिबेट में है। सुकंता मजुमदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से। मेरा सवाल है कि अगर पेगासस के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग है तो फिर बंगाल हिंसा के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? सर्वदलीय बैठक बंगाल हिंसा के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर 15,000 बंगाल हिंसा के पीड़ितों के न्याय की बात क्यों होनी चाहिए? सुकंता मजुमदार फिर बादल देवनाथ। सुकंता मजुमदार, देखिए पेगासस हो, बंगाल हिंसा हो, जो भी हो, पहला चीज है लोकसभा को चलने देना। अगर लोकसभा को चलने दे विपक्ष अपना, तो हम दूध का दूध, पानी का पानी, बंगाल में क्या हुआ, पेगासस में कितना सच है, कितना झूठ है, पूरा लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने चले आएगा। इसलिए राज्यसभा में जब हमारे मंत्री अश्विनी जी पेगासस के बारे में बता रहे थे, अपने बयान दे रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद, राज्यसभा के सांसद, निलंबित सांसद, उन्होंने पेपर लिया और पेपर फाड़ के फेंक दिया चेयरमैन के मुंह पे, क्योंकि जनता के सामने वो सच नहीं आने देते हैं। सच से भागना तृणमूल का काम है। तृणमूल के लीडरशिप से लेके बूथ के जो भी नेता है वो झूठ के सिवाय कभी कुछ नहीं बोलते। जैसे हमारे दादा ने बोला कि बंगाल में एक भी रेप नहीं हुआ। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चला है रेप को लेके, जो पीड़िता है वो खुद कह रही है मेरे साथ रेप हुआ है, उसका मेडिकल रिपोर्ट जमा करा गया है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसा काम कर रही है ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस प्रशासन, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलने में वो बोले कि यहाँ पे शासन का राज होना चाहिए, वो राज नहीं है, राज का शासन चल रहा है। तो ये हालत है बंगाल की, और पूरी बंगाल एकदम पूरी तरह से लेके
झूठ जो कार्यक्रम में बोला गया है, जिस झूठ को मैं दर्शकों के सामने बताना चाहता हूँ, मैं ये झूठ जो है, कहा गया कि बंगाल में चुनावों के बाद एक भी रेप की घटना नहीं हुई, ऐसा क्लेम बादल देवनाथ जी ने कहा। ये झूठ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेट डीजीपी की रिपोर्ट बंगाल की कह रही है। तो बादल देवनाथ जी पढ़ के आइए। मैं आना चाहता हूं सुजाता मंडल के पास। सुजाता मंडल जी और आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, एसके दत्ता और राहुल लाल। सुजाता मंडल जी और सौरभ सिकदार, मेरा सवाल सुनिए। सुजाता मंडल जी मेरी बात सुनिए। प्रियम्बल के पहले 3 अक्षर क्या है? पहले प्रियम्बल के पहले 3 अक्षर क्या है बताइए जरा मुझे। देश के संविधान में ये प्रियम्बल है, उसके पहले 3 अक्षर क्या है बताइए, क्या है? हेलो, मैं वापस पूछता हूँ। क्या मुझे सुना ही नहीं दिया? आप तो इतने टाइम से इतना बड़ा बात किया। नहीं, बहुत छोटा बात मैं चाह रहा हूं। मैं आपको बस एक सवाल, प्रियम्बल है, ये देश का संविधान है, इसके अंदर प्रियम्बल है, उसमें पहले 3 अक्षर क्या है? प्रियम्बल। हाँ, प्रियम्बल। मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक तरह से आवाज नहीं आ रहा है। संविधान है, संविधान, देश में संविधान है, देश का संविधान है। देख आप ये तो संविधान पाठ देने का पाठशाला तो नहीं है। हाँ, तो मैं तो पूरा संविधान एकदम पूरा मुखस्त करके आया, ये तो है। तो आपको पहले बोल देना चाहिए था कि ये संविधान बताने का नहीं बता नहीं रहा। अरे आपके थ्रू आप इतनी बड़ी लीडर है, आप जब इतनी बड़ी लीडर है, मैं वापस से पूछता हूँ, बहुत इतनी बड़ी लीडर है सुजाता जी, आप इतनी बड़ी लीडर हैं, आपकी बंगाल में इतनी बड़ी फॉलोइंग है, जब आप बोलती है विपक्ष धारा कई लोग आरक्षण हो जाते हैं। तो मेरा तो सिंपल सा सवाल है, संविधान में प्रियम्बल के पहले 3 अक्षर क्या है? बोलिए। हाँ बोलिए, मैं सिर्फ सिंपल प्रियम्बल के पहले, ये तो मैं पहले बार आवाज ही सुनिए, मैं तो पहले बार ये शब्द ही सुना हूँ। आप तो ये संविधान का प्रियम्बल का पहला 3 अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी से शुरू होता है। सुजाता जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आराम बाग में आराम तो नहीं मिला आपको, बाग भी नहीं मिला, आरामो पानी बागो पानी आराम बागे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुनने का क्षमता रखिए। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार अगर बंगाल में नहीं हुआ तो पाताल में हुआ है क्या सुजाता जी? कहाँ पे हुआ है बलात्कार? बंगाल में अगर नहीं हुआ तो पाताल में हुआ। अरे दीदी, आप जब यूपी जाएगी वोट मांगने, बिहार जाएगी वोट मांगने, तो कहेगी ये तो बंगाली नहीं है, ये तो बंगाली नहीं है। यूपी में जाके बोलेगी तुम तो बंगाली नहीं हो, तोरा तो बोएगा गोटो, किंतु एशिया में वोट तोरा तो बोएगा गोटो। ये तो बिहारी है, ये तो यूपी का है, ये तो तमिलनाडु का है, ये तो मराठी है, बंगाली नहीं है। यूपी में बोलूंगी जय बांग्ला, महाराष्ट्र में बोलूंगी जय बांग्ला, तमिलनाडु में बादल जी जय बांग्ला। वोट मांगूंगी यूपी से, तमिलनाडु से, क्योंकि प्रधानमंत्री का कुर्सी जो चाहिए, सिंहासन 32 का खेला है, सिंहासन 32 के खेला में बैठना तो है। सौरभ सिकदार और राहुल लाल, सौरभ सिकदार और राहुल लाल, सौरभ सिकदार 2026 में होगा। सौरभ सिकदार, ठीक है, मौका दिया, टूट गया, कुर्सी ना रहा। सौरभ सिकदार और राहुल लाल, सौरभ सिकदार और राहुल लाल, सौरभ सिकदार जी मैंने और राहुल लाल जी मैंने इसलिए बोला, पहले पूछा कि प्रियम्बल तो सब हर नेता को पता होना चाहिए जो इस देश के पार्लियामेंट में जाना चाहता है। सुजाता जी इतनी बड़ी लीडर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं कहता कि वी द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, वी द पीपल ऑफ बंगाल, वी द पीपल ऑफ बिहार, वी द पीपल ऑफ तमिलनाडु। एक ही आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी। और इसीलिए जो लीडर अगर कहता है कि कोई राज्य के बाहर के लोग बाहरी हैं, तो वो नेता
कितना भी बड़ा हो, उसकी सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल लाल, ये गलत है। आ रहा हूं मैं। सौरभ सिकदार, सौरभ सिकदार, राहुल लाल, पर मैं सौरभ सिकदार से पूछ, सौरभ सिकदार, आपको पता है आप लोग ने भी बंगाल मेरे ख्याल से प्रदीप जी, नहीं आप लोग, मैं तो कह रहा हूं, पर आप लोग बंगाल हम लोग जो भी राजनीति करते हैं, हाँ, तो बोलिए आप बंगाल हिंसा पीड़ितों के साथ जितनी प्रखरता के साथ खड़ा होना चाहिए नहीं हुए। जब हाथरस होता है, देश में सेफ डेमोक्रेसी होता है। आज आप बंगाल के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक कॉन्शियसनेस को क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे? 15,000 पीड़ित जो है वो मजाक नहीं है। सौरभ सिकदार जी, आपकी भी विफलता रही है पब्लिक सेंटिमेंट को कैप्चर करने की, इस पे जिसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट ले चुका है। बोलिए। देखिए आप जो कलकत्ता हाईकोर्ट में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश किया है, उसमें पहली बात क्या लिखा है? ये लिखा है कि वहां पे जो शासन चल रहा है वो कानून का शासन नहीं चल रहा है, शासक का शासन चल रहा है। आपको ऐसे हम आपको 10% दिखा सकते हैं प्रदीप जी। अगर वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, सीपीएम वाला चुप रहिए, सीपीएम वाला चुप रहिए। आप जिम्मेवारी है कि नहीं? एक सेकंड, लोग आपको आप केवल कोर्ट के बहाने नहीं बच सकते। वहाँ पे ऐसा हुआ है इस पूरे घटनाक्रम के मामले पे सौरभ जी, हमारे जिसके ऊपर आप राजनीतिक ध्यान कर्मी नहीं का दे रहे हत्या हैं। किया गया है, अरे भाई ये तो पिताजी को बताइए अरेस्ट सौरभ कर जी, लिया गया है। अगर वहाँ पे आपको खुद लग रहा है हिंसा हुई है, जब तो आप फिर उसका आपकी केंद्र प्रतिवाद सरकार करते में हैं आप तो बैठे आपको हुए भी हैं, जेल में भरा होम जाता है। मिनिस्ट्री क्या कर रही है? गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मीडिया आप वहाँ केवल पे कोर्ट का है, नाम देकर आज बच मीडिया जाएंगे। को भी वहाँ पे ये खुद इसलिए डबल बोलने का स्टैंडर्ड नहीं आजादी चलेगा। नहीं है। ये आपको आपने पता है छोटा मीडिया कि वो का आज आंकड़े मैं बात कर रहा हूँ। जो घटनाक्रम घटा है वो किस रूप में घटा है? आरामबाग आप टीवी जब के इस मामले की जांच होगी तो आपको एडिटर पता है, को आप भी नहीं चाहते इस 1 महीना मामले की जांच झूठे हो। मामले में लेकिन जेल में सौरभ रखा सिकदार जी, मैं दावे के साथ क्योंकि कह रहा ऐसे हूँ, हत्या के ममता बारे में बनर्जी उसने जरूर खुलासा इसकी कर जांच दिया था। कराएंगे। जिस तरह से और प्रदीप बाकी ये भंडारी जो जी ने जनता कांग्रेस की और अदालत में इस सीपीएम मामले को के उठाया यहाँ है, पे जो प्रतिनिधि वो जरूर इस मामले का जांच कराएंगे। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि बीजेपी के भीतर जो भीतराघात रहा है वो अभी हिंसा का बड़ा कारण रहा है। यही कारण है कि सौरभ सिकदार जी जैसे लोग जहाँ पे केंद्र में भी सत्ता में है वो केवल कोर्ट के बहाने बादल देवनाथ, सौरभ सिकदार जी, सौरभ सिकदार और राहुल लाल। सौरभ सिकदार जी, आप बहुत प्रभावी रूप से बोल रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि आपको जिस तरीके से बंगाल हिंसा पीड़ितों की आवाज को उठाना चाहिए था, आपकी पार्टी पब्लिक सेंटिमेंट को नहीं उस तरीके से कैप्चर कर पाई है। मेरी निजी सोच है, पर मैं आपने कहा आपको आप कह रहे हैं कि ये बंगाल के अंदर जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है उस हिसाब से 356B पे आपको सोचना चाहिए। विरोधियों को वहाँ पे, अरे विरोधी को छोड़िए सौरभ सिकदार जी, आप रास्ते में उतारते हो तो अरेस्ट हो जाते हो। ठीक, सौरभ सिकदार जी, आपने बात की बादल देवनाथ के साथ में सुकांता मजुमदार आएंगे। सुकांता मजुमदार, बादल देवनाथ, मैंने एक सीधा सवाल पूछा था सुजाता मंडल जी से, जिनको मैं आदर करता हूं पर्सनली, पर आज उनको प्रियम्बल ही नहीं पता। मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ, आपने 4 दिन पहले आपकी पार्टी ने एक अनोखी चीज की थी, आप जानते हैं उसके बारे में? मैं एक जवाब मैं आपको दे रहा हूं। नहीं, मेरे को जवाब नहीं, मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। मेरे पे निजी हमला बाद में करिए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। बादल जी, मैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम दे रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब। रुकिए। नहीं, मेरी बात आपने 4 दिन पहले बताया, आपने क्या हुआ? बोलिए। चुपचाप सुनिए। अरे उत्तर के सवाल तो पूछूं। अरे बादल जी, सवाल तो पूछूं। अरे चुप तो बाबा जो है ना, मैं LLB किया, मैं माइक्रोलॉजी किया, मैं माइक्रोलॉजी स्पेशलिस्ट सब लोग कहते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी किया, 6 डिग्री मिला है। तो मैं आपको कोई रेलवे का कोई किताब लेके यहाँ पर लेके मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा आपको मिलेगा? आप सुजाता जी को जैसे अपमान किया, ये बिल्कुल आपका गलत सोच है, पहला सवाल। दूसरा, ये सुकांत राय यहाँ पर बादल जी, आपकी बात पूछिए, रुकिए। अरे ये कोई पार्टी मीटिंग थोड़ी है कि आप मेरे को निर्धारित करेंगे कब रुके। मेरा संवैधानिक हक है सवाल को पूछना, जैसा आपका जवाब देना है। मेरे सवाल को तो सुनिए आप, मेरे सवाल को सुनिए आप। बादल जी, मेरे सवाल को सुनिए आप। 4 दिन पहले सुकांता मजुमदार, जब 4 दिन पहले बंगाल के अंदर एक स्कॉलरशिप, बादल जी पानी पीजिए, बादल जी प्लीज पानी पीजिए, बादल जी पानी पीजिए। सुकांता मजुमदार जी, 4
4 दिन पहले बादल जी मैं आप जैसे गंदे एंकर को ना हमारा पार्टी से हम सुजाता जी मैं आ रहा हूँ आपके सुजाता जी मैं आ रहा हूँ आपके ऊपर 24 में आप लोगों को ठीक करा दिया जाएगा। आप इतना गंदा है इसलिए सरेआम आपका गुंडागर्दी दिखाई दे रहा है चैनल पे। मैं चाहता हूँ इस वक्त सिर्फ मेरा फेडर ऑनर मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि बादल देवनाथ इस पर जवाब दे। बादल देवनाथ जी, आपको मेरे पे जितनी आपको निजी हमला करना है, मेरे को जितनी पर्सनल धमकी देनी, दीजिए मेरा सवाल सुनिए। 4 दिन पहले जब आपने 12वीं की स्कॉलरशिप को अनाउंस किया था, जो लड़की जिसको मेरिट मिला था, आपने क्या कहा? पहले आपने उसके धर्म को बोला कि ये उसका धर्म है, आपने बोला ये मुसलमान है, और उसके बाद उसका नाम बोला। अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 123(3) के हिसाब से पार्टीज धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग सकती एक्सप्लिसिटली, जाति के आधार पे वोट नहीं मांग सकती एक्सप्लिसिटली। तो ये आपने किया, ये तो गलत किया। आप राष्ट्रीय नेता होने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तब तो फिर कैसी बात चलेगी? राष्ट्रीय नेता एक महिला को बुला के अपमान कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय नेता दिखा रहे हैं। एक महिला को बुला के डिबेट में बुला के अपमान कर रहे हैं। आप यूपी में जाके दीदी जय श्री राम बोलेगी वोट मांगने के दौरान। एसके दत्ता वर्सेस बादल देवनाथ जय श्री राम बोलेगी यूपी में जाके दीदी, जब वोट मांगने जाएगी तो क्या जय श्री दोस्तों मेरे पास समय कम है, आप सभी ने दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि मेरे पे जितनी निजी हमले करने करिए, मेरे को जितना निजी हमले करने करिए, पर मेरा सवाल नहीं है ये बंगाल हिंसा पीड़ित 2/3 बहुमत से जीती हुई मुख्यमंत्री, जिनको बंगाल की जनता ने समर्थन दिया, पर जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, उनको भी बंगाल के अंदर जीने का हक है। और ये न्याय की लड़ाई है जिसका कलकत्ता हाईकोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग है। मेरे साथ दोस्तों, आप बहुत भारी मात्रा में जुड़े, जनता के मुकदमे में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।